आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जहां मंदिर के पास वाराणसी के घाटों की भी झलक देखने को मिलेगी। दरअसल दुबई के अमीर के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आप ये देखिए कि शाम को दोहा के लिए होंगे रवाना। कतर के पीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी और ये प्रमुख जो कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं, इसकी डिटेल आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में जो महत्वपूर्ण और बड़े कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं, उनमें मंदिर के उद्घाटन की एक जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर का उद्घाटन किस वक्त होगा वो भी बताएंगे। दरअसल आज यूएई में पीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना है और इसके अलावा कई और बड़े कार्यक्रम जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, जिसमें कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वे जाएंगे और शाम को दोहा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। कतर के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होनी है और आज कई कार्यक्रम है। मिनट टू मिनट शेड्यूल पूरा हम आपको बता रहे हैं। दुबई के अमीर के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी को गले लगाया। और इसके बाद प्रधानमंत्री हेलो मोदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के लिए जमीन मिलने से जुड़ा वाकया भी बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2015 में आप सबकी ओर से मैंने यहां एक मंदिर का प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने एक पल भी बिना गवाए कहा हां कि आप ऐसा कर सकते हैं और उन्होंने यहां तक भी कहा था कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे वो मैं आपको दे दूंगा। और देखिए, अब अबू धाबी में भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का दिन आज आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कमलनाथ के आवास पर डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली। दरअसल ये एक मीटिंग थी, गेट टुगेदर था, जहां कई विधायक पहुंचे कमलनाथ के आवास पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों से कोरे कागज पर साइन करवाए गए। और आप ये देखिए कि कोरे कागज में साइन करवाने का मतलब क्या है। विधायकों से जो हस्ताक्षर लिए गए हैं, थोड़ा संशय जरूर विधायकों के मन में भी रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को डिनर पर बुलाया गया और कई विधायक पहुंचे भी। कमलनाथ के आवास पर यह डिनर रखा गया था। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों से साइन करवाए गए हैं, खाली कागज पर विधायकों से लिए गए हस्ताक्षर। और रेनू, मुझे लगता है कि कोई संशय न रहे इसके लिए संभव है कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। विधायकों को भी ये क्लियर रहे कि राज्यसभा में क्या करना है और उनके नेताओं को भी कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर क्यों कराए गए हैं। हमारे विधायक एक साथ हम मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, गीता और रामायण जैसा वचन पत्र दिया, उस पे कुछ तो बोले। इन्होंने कहा था हम 2 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को, जुए को लीगलाइज कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2700 रुपए गेहूं और 3100 रुपए धान खरीदेंगे। ये आज पूरे प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये सरकार आखिर किस नाम पे वोट लेके आई कि 3000 रुपया बहनों को देंगे, इसलिए वोट ले लिए। और अब वो बहनों के 3000 का कोई प्रोविजन तो बजट में दिखा नहीं। बजट में तो 28 मैं इकट्ठा तो वासु शौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, डिनर डिप्लोमेसी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बहुत पुराना फॉर्मूला है, लेकिन ये कोरे कागज पर साइन के क्या मतलब है?
निश्चित तौर पर देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आने वाले समय में आशीष बड़ी चुनौतियां हैं। बड़ी चुनौती है राज्यसभा चुनाव के लिए एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे नेता का चयन करना जिस पर सर्वसहमति बन जाए, और लोकसभा का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ना। विधानसभा चुनाव जिस टीम की अगुवाई में कांग्रेस ने लड़ा था वो बदल चुकी है, नई टीम सामने आई है। दो मायने आप इस पूरी डिनर डिप्लोमेसी की निकाल सकते हैं। ऐसी पहले तो जो तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि देखिए तस्वीर तो अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उसी सबके बीच कमलनाथ का तमाम विधायकों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डिनर पर बुलाना, मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि कमलनाथ इस डिनर के जरिए एक कोशिश उनकी ये है कि सभी को एकजुट किया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि हम लोग सभी साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और जो भी पार्टी का आला कमान तय करेगा उस पर आगे काम करेंगे। लेकिन इस सबके बीच उन चर्चाओं को भी जोर मिला कि कमलनाथ अपनी राज्यसभा जाने के लिए तमाम जो एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फील्डिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लगातार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि नई टीम और जो पुरानी टीम है उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो वो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश आप इसे मान लीजिए, एक मैसेज देने की कोशिश आप इसे मान लीजिए। क्योंकि जब बैठक के बाद तमाम नेता बाहर निकले, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, उन लोगों ने सभी ने कहा कि कांग्रेस एक साथ है, एकजुट है और डिनर पर हमने राज्यसभा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है और उन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए बातचीत हुई है जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे और उन्हें लेकर अब कैसे पब्लिक के बीच जाना है। बहरहाल कांग्रेस में लगातार ये भी खबरें सामने आई कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो इन सब जो तमाम जो बातें चल रही थी इन पे एक तरीके से विराम लगाने के लिए भी ये पूरा जो आयोजन है वो किया गया। लेकिन ये डिनर डिप्लोमेसी अगर आप इसको पॉलिटिकली देखें तो कई मायनों में ये बेहद अहम और बेहद खास हो जाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ ने पहला एक ये कांग्रेस के तमाम विधायक और नेताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया था। और आज मुझे लगता है कि तस्वीर राज्यसभा को लेकर भी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो सोनिया गांधी से आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाइए, लेकिन वो राजस्थान से नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो फिर अब मध्य प्रदेश की जो एक सीट है वहां से कौन दावेदार होगा, उसमें कमलनाथ, अरुण यादव जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। और भी कई नामों को लेकर चर्चा है, क्या मध्य प्रदेश के कोई नेता को ये सीट मिलती है या दिल्ली हाई कमान से किसी को यहां पर भेजने की जो निर्णय है, जो फैसला है वो करती है। ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी आशीष। बिल्कुल, कुछ थोड़ा इंतजार और जिस पर कि आगे की जो स्थिति है वो स्पष्ट करने में समय नहीं लगने वाला। बहुत शुक्रिया वासु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे डिटेल्स लेंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे जहां एक्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नजर आए। बड़वानी जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया। दरअसल वीरेंद्र राठौर बड़वानी जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राठौर के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं वीरेंद्र राठौर। पार्टी छोड़ने से पहले कांग्रेस ने नेतृत्व से हटा दिया, यानी कि जीतू पटवारी ने बड़ा एक्शन लिया और कांग्रेस पार्टी से वीरेंद्र राठौर को हटा दिया गया। वीरेंद्र राठौर पर पार्टी को थोड़ा सा संशय हो रहा था कि वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं और हाल के दिनों में इसके कई कारण भी यहां पर मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद ये स्थिति बनती नजर आई। बहरहाल बढ़ते आगे, किसान आंदोलन से जुड़ी एक खबर आपको बता दें। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स, सभी इलाकों में पुलिस का सख्त पहरा रहा। दिल्ली बॉर्डर भी पूरी तरह से सील कर दी गई है। अलग अलग बॉर्डरों पर की गई बैरिकेडिंग। कल शाम आंदोलन को विराम दिया गया था और आज फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी है। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जिस वक्त पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे ताकि जो किसान है वो यहाँ बैरिकेडिंग जो तोड़ने वाले थे बच सके, यहाँ से दूर जा सकें। लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस थी। थोड़ा विराम जरूर लगा था, लेकिन आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की और इसके चलते सुरक्षा जवान तैनात कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग्स की गई हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग्स को भी उखाड़ फेंका था किसानों ने और जब स्थिति बिगड़ता देखा जवानों ने तो आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं उन्होंने किसानों से ये अपील की है कि बातचीत से सभी समस्या का हल निकल जाता है। आप भी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं और इसलिए किसान बातचीत के लिए टेबल पर आए।
दो दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से चर्चा को बड़ी गंभीरता से लिया, आगे भी लेंगे। हम लगातार चर्चा में बैठे रहे, कल भी देर रात तक हमारे केंद्रीय मंत्री बैठे रहे। जब किसान नेता उठ कर गए तब भी कहा कि भाई प्लीज बैठिए, बातचीत करेंगे, लेकिन वो फिर भी चले गए। और आज सुबह प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले, आगजनी तोड़फोड़ जो भी हुआ, मैं कहना चाहता हूं आप कृपया करके हिंसा मत करिए, तोड़फोड़ मत कीजिए, शांति से बातचीत में हिस्सा लीजिए। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आज भी करेंगे। अब चर्चा बढ़ क्यों रही, आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। कहा गया कि WTO से भारत को अलग हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब कहा गया कि FTA को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार के जो समझौते होंगे अन्य देशों के साथ, उसको रद्द कर देना चाहिए। कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स को खत्म कर देना चाहिए। कहा गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर कर देना चाहिए। कहा गया कि पराली को जलाने को और कृषि क्षेत्र को जलवायु वाले मुद्दे से बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये नए नए मुद्दे हैं और संवेदनशील भी हैं, इसलिए इन मुद्दों पर बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत करनी बनती है। हमने यही काम सबसे चर्चा करके आपसे भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा से उठकर चले गए। मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा जारी रखिए। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर हिंदुस्तान सुरक्षित ला सकते हैं, ऑपरेशन गंगा में 27,000 हिंदुस्तानियों को बचाकर ला सकते हैं, तो हर समस्या का हल टेबल पे बैठ के ही निकलता है। इंदौर के राधा स्वामी सत्संग परिसर में एक भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, समय रहते आग पर काबू पाया गया। कई बीघा जमीन पर फैला हुआ था राधा स्वामी, और आप ये देखिए कि यहाँ पर जब आगजनी की घटना हुई तो तुरंत दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। राधा स्वामी सत्संग परिसर में भीषण आग लग गई थी और मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, आग को बुझाया गया। और ये तस्वीरें देखिए, जिस वक्त आग लगी और भीषण आगजनी की पूरी घटना। कई बीघा जमीन पर राधा स्वामी का मंदिर फैला हुआ है और इसी पूरे क्षेत्र में आग लगी थी। और ये सत्संग परिसर जिसमें कि आग लगी थी, दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, काला स्याह धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में मानो दिन का उजाला हो गया, इतनी भयावह ये आगजनी की घटना थी। और इंदौर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, राधा स्वामी सत्संग परिसर से। देखो ऐसे सब बुझा ही रहा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज वैलेंटाइन डे के दिन पेरेंट्स की पूजा होगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को ऋतु परिवर्तन का दिन होता है। मां सरस्वती की आराधना का ये दिन होता है। बच्चों में संस्कार आए और बच्चे सही राह पर चलें, इसके लिए ये प्रयास हो रहे हैं। बच्चों में हमारी संस्कृति की महक आए, इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्कूलों में बच्चों के माता पिता को बुलाकर मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये एक अनोखी पहल रायपुर में देखने को मिली है। और बसंत पंचमी का आज पर्व है, लिहाजा आज ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना का दिन है। साथ ही श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है और इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस बार ये पर्व आज मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से साधक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और आज का जो स्नान का महत्व है वो भी सनातन धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है और माँ शारदा, माँ सरस्वती की आराधना का आज दिन है और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साधकों के लिए, आराधना करने वालों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदौर के चंदन नगर थाना में बजरंग दल का हंगामा हुआ। मुस्लिम युवक को पकड़कर बजरंगी पहुंचे थाने। धर्म छिपाकर एक हिंदू युवती से दोस्ती करने का इस पर आरोप है। लव जिहाद की धारा में केस दर्ज कराए जाने की मांग की गई है।
चंदननगर थाना इलाके के राजनगर की पूरी घटना है, जहां पर अपना मूल धर्म छुपाकर हिंदू बनकर युवती से उसने प्रेम प्रसंग किया और उसके बाद शादी की तैयारी। मुस्लिम युवक को पकड़कर बजरंगी थाने पहुंच गए। धर्म छुपाकर हिंदू युवती से दोस्ती के भी आरोप हैं। लव जिहाद की धारा में केस दर्ज करने की मांग की गई है। चंदननगर थाना इलाके के राजनगर की पूरी घटना सामने आई है। गाड़ी चलाता था पहले, बहुत समय हो गया। समय मतलब हिंदू मोहल्ले क्षेत्रों में काजल लगाता हुआ ना? नहीं, वहाँ खड़े रहते थे, बस लकड़ी मंडी पे लगती है गाड़ी। लकड़ी मंडी में तो वहाँ पे भी हिंदू लड़कियाँ निकलती होगी बहुत। ये देख ऊपर देख, ऊपर देख, हिंदू लड़कियाँ निकलती होगी वहाँ पे भी। करी होगी ना सेठ वहाँ पे भी? नहीं है, सही बता। तेरा पूरा नाम पूछा उसका? हाँ, एक बार बता नाम, बता भैया पूरा नाम बता। सलीम अरशद पिता। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सभी निगम बोर्ड्स के अध्यक्षों को हटा दिया गया है। निगम बोर्ड के सभी उपाध्यक्ष हटाए गए। मोहन सरकार ने जारी किया आदेश, जहां निगम मंडल में 46 नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर है भोपाल से। एमपी में सभी निगम बोर्ड के अध्यक्ष हटाए गए हैं। निगम बोर्ड के सभी उपाध्यक्ष हटा दिए गए। मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है। और निगम मंडलों में 46 नियुक्तियों को अब तक रद्द किया जा चुका है। और संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निश्चित तौर पर देखिए, मोहन सरकार ने बड़ा सैद्धांतिक निर्णय जो है वो लिया है और पिछली सरकार के दौरान निगम मंडल और प्राधिकरणों में जो नियुक्तियां हुई थी, चाहे आप अध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, सदस्यों की बात करें, उन सभी को जो निरस्त करने का निर्णय है वो लिया गया है। और अब नए सिरे से निगम मंडलों में और प्राधिकरणों में जो नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी और ये एक बड़ा निर्णय जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। कई राजनीतिक नियुक्तियां जो है वो निगम मंडलों में की गई थी और इन जो तमाम जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इन सभी को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था और इन सबको निरस्त करने के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। और जल्द ही अब जब ये पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, इसके बाद नए सिरे से इन तमाम निगम मंडलों में और प्राधिकरणों में जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और इस तरीके के फैसले अक्सर जो है वो देखे जाते हैं जब सरकार में परिवर्तन होता है, सत्ता में परिवर्तन होता है, नई सरकार का गठन होता है, तो पूर्वज जो निगम मंडलों को और प्राधिकरणों का संचालन करने का जिम्मा जो अध्यक्ष के तौर पर, उपाध्यक्ष के तौर पर जो लोग उठाते रहते हैं, उनमें जो तब्दीली, उनमें जो बदलाव है वो जरूर देखने को मिलता है। और हमने लगातार देखा रीनू की जिस तरह से जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम जो अधिकारियों के तबादलों का एक दौर देखने को मिला। नई तरीके से एक जमावट जो है मोहन सरकार बनने के बाद देखने को मिली और अब उसका असर सीधे तौर पर निगम मंडल और जो अलग अलग प्राधिकरण हैं उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तक भी पहुंच चुका है। अब उसमें भी जो तब्दीली है वो आने वाले समय में नजर आएगी और देखने वाली बात होगी कि अब कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें इन महत्वपूर्ण प्राधिकरणों में, निगम मंडलों में नियुक्त किया जाएगा और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जैसे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, इनके जो दर्जे होते हैं वो दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की राम भक्तों के लिए आज से एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत आज रवाना होने वाली है, जहां दोपहर 12 बजे रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। और आस्था की ये ट्रेन है, चूंकि आज ये ट्रेन चलेगी और रामलला के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु ललायित हैं इतने समय से, जिन्हें ये उम्मीद है कि रामलला के दर्शन मिलेंगे, अब उनकी आज उम्मीद पूरी होगी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। इंदौर सेंट्रल जेल के जेल प्रहरी सस्पेंड किए गए पुष्पेंद्र सिंह कैदिया को उपलब्ध करवाता था फोन। दरअसल ये कैदियों को फोन उपलब्ध करवाया करते था, आरोप इन पर यही है। और आपको बता दें कि जेल में बंद गैंगस्टर मोहम्मद जुबैर के पास से एक फोन मिला था और इसकी जब जांच पड़ताल शुरू हुई तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जेल अधीक्षक इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में जेल प्रहरी पुष्पेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आया। कैदियों को फोन उपलब्ध करवाने का इस पर आरोप है। और आप ये देखिए कि अलका सोनकर ने कार्रवाई करते हुए ये बड़ा एक्शन लिया और जेल प्रहरी पुष्पेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया।
और बढ़ते आगे, बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का कहर बरपा हुआ है, बताएंगे आपको, क्योंकि यहां पर एक 65 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। सिंदरी के रिवर व्यू कॉलोनी की रहने वाली थी बुजुर्ग। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। सर्दी खांसी से ग्रसित थी बुजुर्ग महिला और स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। खबर बिलासपुर से 65 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बात करेंगे, हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, 65 वर्षीय महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए थे, क्या डायग्नोस होने में समय लग गया था? देखिए, 65 वर्षीय जो वृद्ध है उसकी इलाज परिजनों ने पहले सर्दी खांसी था तो मामूली इलाज करवा रहे थे। उसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर भी उसकी तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उसे अपोलो हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां पर टेस्टिंग की गई तो ये पुष्टि हुई कि उसमें स्वाइन फ्लू के जो है वो लक्षण देखे गए, जिससे इलाज में देरी हुई। पहले तो जो डॉक्टर है वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अचानक स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई तो जो सिस्टम है पूरा दवाओं का बदलने का, जांच का जो सिस्टम था वो बदला गया, उपचार का सिस्टम बदला गया, कहीं ना कहीं उससे देरी हुई, जिससे वृद्धा की मौत हो गई है। अब इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम जो परिवार के लोग हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी, इसके साथ ही ट्रेवल हिस्ट्री भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही आज कल की डेट पे एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की भी पहचान हुई है इसी टेस्टिंग के दौरान। तो कहीं ना कहीं स्वाइन फ्लू का खतरा जो है वो बढ़ गया है। कोरोना के बाद एक बार स्वाइन फ्लू का खतरा बिलासपुर में देखा जा रहा है, जिससे एक वृद्धा की मौत हो गई। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट जारी करता हो और क्या स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद क्या टेस्टिंग और जो दायरा है उसको किस तरीके से बढ़ाता है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से, और प्रशासन को इसके लिए कुछ कदम भी उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको।